नमस्कार दोस्तों। इंसान पैदा होने से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक एक डेफिनेट लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, फिर वो चाहे पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर रह रहे हों। और ऐसा ही एक डेफिनेट लाइफ साइकिल हमारे स्टार भी फॉलो करते हैं। उनका भी जन्म होता है, जवानी होती है और वो बुढ़ापे में मर जाते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार की लाइफ साइकिल में क्यों डिस्कस कर रहा हूं। तो आपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, व्हाइट डॉर्फ्स ऐसे बहुत सारी चीजों के नाम सुने होंगे। दोस्तों, ये सारे के सारे टर्म्स स्टार की लाइफ साइकिल से ही रिलेटेड हैं। तो आइए बहुत ध्यान से समझते हैं कि स्टार कैसे पैदा होता है, कैसे उसको जवानी आती है और कैसे वो मर जाता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्टार बेसिकली पैदा होता है स्टेलर नेबुला से। अब स्टेलर नेबुला क्या होता है? स्टेलर नेबुला दोस्तों बेसिकली जायंट क्लाउड होता है। बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं गैस के और डस्ट के, जो ब्रह्मांड में होते हैं। दोस्तों, जब ये जायंट नेबुला आपस में पास आता है तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशन पुल की वजह से ये एलिमेंट आपस में मिलने लगते हैं और आपस में रोटेट करने लगते हैं। ये प्रोसेस में काफी समय लगता है और जब ये आपस में रोटेट करने लगते हैं तो बहुत मासिव हीट जनरेट होती है। उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस हाई टेम्परेचर में और ग्रेविटेशन पुल की वजह से अब क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो गैस में मेजरली हाइड्रोजन जो होती है, जब दो हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम, ये बेसिकली हाइड्रोजन के ही आइसोटोप हैं। जब ये दोनों चीजें एलिमेंट कंबाइन होके क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। और इस फ्यूजन में क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत ही हाई प्रेशर पे, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर दो एलिमेंट पास आ रहे हैं और इसकी वजह से एक नया एलिमेंट बन रहा है और मासिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। और स्टार के कोर में ये वाली जो प्रोसेस है एक ईंधन के काम करती है, एक फ्यूल की तरह काम करती है। बिकॉज इससे क्या होता है, मासिव अमाउंट ऑफ रेडिएशनल एनर्जी रिलीज होती है। आप देख सकते हैं कि स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और बाहर की ओर रेडिएशन एनर्जी रिलीज हो रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये रेडिएशन एनर्जी रिलीज होती रहती है। दोस्तों, ये जो रेडिएशन एनर्जी होती है, इसी से बेसिकली स्टार का जो बाहर का ग्रेविटेशन फोर्स है वो ओवरकम होता है। आप देख सकते हैं क्योंकि स्टार के कोर में हमको पता है जायंट बहुत ज्यादा मात्रा में जो गैस के और डस्ट के पार्टिकल होते हैं जो फ्यूज हो रहे होते हैं, तो बेसिकली ये भी तो अपना ग्रेविटी का असर दिखलाएंगे और सब कुछ अपने अंदर खींचने लगेंगे। लेकिन इस ग्रेविटी के फोर्स को ओवरकम करता है आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर और इसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो इस समय हम जो सन का शेप देख रहे हैं ये मेजरली स्टैटिक शेप है। हम दिखते हैं कि सन जो हमें कल दिखता था वही आज दिख रहा है, बिकॉज ये जो इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन्ड है। सर का जो ग्रेविटी का प्रेशर है ये बेसिकली मेंटेन्ड है आउटवर्ड फ्यूजन के प्रोसेस से। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे ये हाइड्रोजन का फ्यूल खत्म होने लगता है क्योंकि ज्यादातर हाइड्रोजन अब हीलियम में कंबाइंड हो चुका है। ठीक है, और जब ये फ्यूल खत्म होने लगेगा तो क्या होगा, ये आउटवर्ड जो प्रेशर लग रहा था, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रेट की वजह से प्रेशर लग रहा था, ये थोड़ी स्लो होने लग जाएगी। और जब ये स्लो होने लग जाएगी तो कोर कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? क्योंकि ग्रेविटी का जो फोर्स है ये अब ओवरकम करने लगेगा, क्योंकि आउटवर्ड अब उतना ज्यादा रेडिएशन फोर्स आ नहीं रहा है, क्योंकि फ्यूजन नहीं हो रहा, क्योंकि ईंधन कम है, फ्यूल कम है, हाइड्रोजन कम है, ज्यादातर वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है। और जब ग्रेविटी की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो अब मान के चलिए कितना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा। और इसी टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, कोर तो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो आउटर शेल होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से अब यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन फिर से स्टार्ट हो जाता है और जो हीलियम है ये अब कंबाइंड होकर बाकी के एलिमेंट बनाने लगती है, कार्बन बनाने लगेगा और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ फ्यूजन बढ़ जाता है। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि अब जो ये फ्यूजन हो रहा है इसकी वजह से आउटवर्ड जो एनर्जी निकलेगी उससे जो आउटर लेयर है, आउटर शेल है, ये अब एक्सपेंड करने लगेगी। ये एक्सपेंड करने लगेगी और एक्सपेंड करने की वजह से ये कूल होने लगेगी। आउटर लेयर में तो गैसेज हैं, जब ये एक्सपेंड करने लगेगी तो कूल होगा तो क्या होता है, कूल होगा तो लॉन्गर वेवलेंथ एमिट होती हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे सर दोस्त इस कंसेप्ट को थोड़ा समझा दीजिए। दोस्तों, कोई भी बॉडी कितनी भी गर्म हो वो रेडिएशन निकालेगी। जितनी ज्यादा गर्म बॉडी उतना ज्यादा रेडिएशन, उतनी ज्यादा एनर्जी के रेडिएशन, और जितनी ज्यादा एनर्जी मतलब उतनी कम वेवलेंथ, तो इसका मतलब एनर्जी कूल हो रही होती है तो उसमें जो हीट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसका मतलब उसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा और वेवलेंथ बढ़ेगा तो वो किधर जाएगा, वो रेड कलर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमको पता है रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो काफी बड़ा होता है। तो दोस्तों, इस सारी प्रोसेस में एक्चुअली हमारे पास बन जाता है रेड जायंट, क्योंकि अल्टीमेटली हो यह रहा है कि कोर जो है वो थोड़ा कोलैप्स कर रहा है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोलैप्स तो वर्ड सही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन बढ़ रहा है और आउटर लेयर जो है वो बाहर की ओर एक्सपेंड कर रही है। तो एक्सपेंड कर रही है इसलिए जायंट बोलते हैं, और चूंकि कूल भी कर रही है एक्सपेंशन के संग संग तो वो रेडिश अपीयर हो रही है, इसलिए उसको रेड जायंट बोलते हैं। अब थोड़ा यहां पर रुक जाते हैं क्योंकि हमने देखा कि सर नीचे तो सो रेड सुपर जायंट लिखा हुआ है। दोस्तों, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि जो स्टार बना हुआ है उसका मास क्या है। अगर हमारे सन, जो अभी हमारा सन है, अगर वैसा ही मास है तो बेसिकली यही साइकिल फॉलो होती है। लेकिन अगर सपोज 10 टाइम्स ऑफ द सन है, बहुत भारी भरकम स्टार है ना, हमारे सन से 10 टाइम्स उसका ज्यादा वजन है, तो ये वाली साइकिल फॉलो होगी। दोनों ही साइकिल में हम देख सकते हैं कि रेड जायंट तक तो सेम ही प्रोसेस है, लेकिन अब इसके बाद जो चीजें होने वाली हैं
वो बदल जाती हैं। अब दोस्तों क्या होता है, ये ध्यान से समझते हैं। जब स्टार सुपर मासिव होता है, ठीक है, सुपर मासिव होता है, तो अब क्या होगा, इसके अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन तो चल ही रहा है, जो हाइड्रोजन हीलियम में बन चुका है। अब हीलियम क्या है, कार्बन बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन बन रहा है। तो जब फ्यूजन की वजह से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बनते बनते आयरन तक पहुंच जाता है, तब ये फ्यूजन रुक जाता है, क्योंकि आयरन अब फ्यूज नहीं कर सकते। आयरन अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है, उसको फ्यूजन करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, वो एनर्जी निकालेगा नहीं। उस केस को बोला जाता है कि स्टार का जो फ्यूल है वो खत्म हो गया, क्योंकि अब अंदर नो मोर न्यूक्लियर फ्यूजन कैन अकर, क्योंकि अब आयरन जो है वो आपस में फ्यूज ही नहीं हो सकता। अब आयरन फ्यूज नहीं हो सकता, और आप देखिए अब क्या होगा, जो आउटवर्ड जो रेडिएशन एनर्जी है वो तो खत्म होने लगेगी। न्यूक्लियर फ्यूजन अब है नहीं, तो अब क्या होगा, ग्रेविटी अपना असर दिखलाएगी, और ये ग्रेविटी सब कुछ अपने अंदर खींचने लगेगी, सब कुछ अपने अंदर खींचने लगेगी। अब यहां पे दो केस होते हैं। जब सब कुछ अपने अंदर खींचेगी, तो आपको तो पता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल करेंगे। तो बेसिकली होता यह है कि जब सब कुछ इतना तेजी से अपने अंदर खींचती है, लेकिन आपस में रिपेल करता है, और इतना तेजी से रिपेल करता है कि इसको शॉक वेव की तरह ही बाहर निकालता है, जिसको हम सुपरनोवा बोलते हैं। क्योंकि बेसिकली एलिमेंट जब पास आए तो एक दूसरे को रिपेल कर दिए, इतना तेजी से रिपेल किए कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया। तो आपने देखा कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि रिपेल कर रहा है। जब ये ग्रेविटी की वजह से पास आ रहा है, तो इतना पास आने की वजह से रिपेल कर गया, और रिपेल करने की वजह से शॉक वेव रिलीज किया, जिसको हम सुपरनोवा बोलते हैं। और सुपरनोवा की वजह से इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, टूट जाएगा आपस में, और तो डिफरेंट एलिमेंट है उनको पूरे स्पेस में भेज देगा। और अब ये डिफरेंट एलिमेंट भेज रहा है, अगर सपोज उसमें से कोई एलिमेंट अप टू 3 टाइम्स ऑफ सन है, अप टू 3 टाइम ऑफ सन है, तो वो तो बना देता है न्यूट्रॉन स्टार, वो तो बना देता है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार बेसिकली क्या होता है कि न्यूट्रॉन स्टार में ये जो फोर्स है, जो आउटवर्ड जो फोर्स था, किसकी वजह से, जो आपस में रिपेल जो कर रहे थे, वो फोर्स ओवरकम हो जाता है ग्रेविटी के फोर्स से। क्योंकि यहां पे तो क्या हो रहा था, यहां पे तो आउटवर्ड फोर्स बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए शॉकवेव रिलीज हो गई। लेकिन यहां पे जब ये बराबर, क्योंकि आपने मास कम कर दिया ना जी, आपने ये मास कम कर दिया, आपने तोड़ दिया इसको, तो जब इसको तोड़ दिया तो ग्रेविटी भी थोड़ा कम हो जाएगा, और आउटवर्ड जो प्रेशर है वो भी लगभग जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर ये 3 टाइम्स ऑफ सन से ज्यादा बड़ा रिमेनेंट है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ सन का मतलब हमारे सन से 3 टाइम्स बड़ा अगर रिमेनेंट बचता है, टूटने के बाद अगर ये बचता है, तो बेसिकली ग्रेविटी इसको ओवरकम कर देती है, और इतना ओवरकम करेगी कि आसपास लाइट को भी अपने अंदर खींच लेती है। तो रिपल्सिव रिपल्सिव फोर्स सारे ओवरकम हो जाते हैं, और क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल में दोस्तों आसपास जितनी भी लाइट होती है, मैटर होता है, वो सब कुछ कोर अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल उसके पास होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन तो हो ही नहीं सकता जो आउटवर्ड रिएक्शन करे, और जो इसका रिपल्सिव फोर्स था वो भी ओवरकम हो चुका है। तो आपने देखा न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल कैसे बने। दोनों ही केसेस में हम देख सकते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, और डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा मास का रेमिनेंट हमारा बनता है, ठीक है, अगर अप टू 3 टाइम्स है तो बेसिकली 1.5 टू 3 के बीच में न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, ठीक है, और उससे ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, तो बेसिकली कोलैप्स होने लगेगा, ठीक है। तो ये सुपरनोवा के बाद बन रहा है, समझ में आ गया आपको। न्यूट्रॉन स्टार अगर पल्सेट करता है, बिकॉज कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स में क्या होता है, मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा होता है, तो उनको हम पल्सर बोलते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, पल्सर्स बोलते हैं। इसका आगे का डिटेल अब नहीं, किसी और वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, पल्सर्स बोलेंगे। तो पल्सर और ब्लैक होल हमको समझ में आ गए। तो आइए अब देखते हैं इस दूसरे वाले केस में क्या होता है। दोनों में बेसिकली जो अंतर है वो है मास की वजह से। आप देख सकते हैं मासिव स्टार का जो पाथ होता है वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में जाके खत्म हो जाता है, और जो एवरेज स्टार का पाथ है, जिसका मास बहुत ज्यादा नहीं, हमारे सन के आसपास है, उसका जो एंड गोल है वो व्हाइट डॉर्फ है। तो दोस्तों ये कैसे होता है, तो हमने रेड डॉर्फ, रेड जायंट तक समझ लिया था। रेड जायंट को मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। बेसिकली रेड जायंट में हो ये रहा है कि जो कोर है उसमें जो फ्यूजन है उसकी रेट बहुत कम हो गई है, और फ्यूजन की कोर में रेट कम हो जाने की वजह से कोलैप्स हुआ। कोलैप्स की वजह से जो हीलियम है वो आपस में फ्यूजन उनका स्टार्ट हो गया, और ये जो रेडिएशन एनर्जी बाहर निकली उससे जो आउटर लेयर थी वो अब आसमान की ओर जाने लगी, बेसिकली स्पेस में रेडिएट करने लगी, कूल करने लगी, एक्सपैंड करने लगी, तो रेड जायंट बन गया। यही प्रोसेस जब विद टाइम और धीरे धीरे होती रहेगी, तो अल्टीमेटली ये जो बाहर वाला पार्ट है ये प्लेनेटरी नेबुला बन जाएगा। बेसिकली ये है तो डस्ट और गैस पार्टिकल ही, ये बाहर धीरे धीरे कूल होता 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 ये क्या बन जाएगा, प्लेनेटरी नेबुला बन जाएगा। और आप देखिए कोर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, क्योंकि फ्यूल खत्म होता जा रहा है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो धीरे धीरे कम होता 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 चला जा रहा है, और बाहर का जो ये जो आउटर शेल थी ये क्या है, ये प्लेनेटरी नेबुला में तब्दील होते हुए चली जाती है। तो अल्टीमेटली ये पहले व्हाइट डॉर्फ बनता है। व्हाइट डॉर्फ का मतलब अभी इसमें चमक है, अभी थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एनर्जी हमको दे रहा है, थोड़ा थोड़ा लाइट हमको दे रहा है, और यही धीरे धीरे चल के ब्लैक डॉर्फ बन जाता है जब इसका फ्यूजन वगैरह सब खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टार है वो की लाइफ साइकिल कैसे फॉलो होती है, कैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, कैसे ब्लैक होल बनते हैं, कैसे न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, कैसे व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ बनते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे खास बात यह है
कि कुछ स्टार्स को सेफिड स्टार्स भी कहा जाता है क्योंकि उनकी जो ल्यूमिनोसिटी है वो चेंज होती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई स्टार्स के एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा आयोनाइजेशन हो जाता है गैस का कि जो लाइट है वो उतनी इंटेंसिटी से बाहर नहीं निकलती है और ब्लॉक होती रहती है, और इसकी वजह से उनकी जो ल्यूमिनोसिटी है वो वेरी करती रहती है, तो उसको सेफिड स्टार्स बोलते हैं। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के ऊपर यूपीएससी ने लास्ट ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। अब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आई होप वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और अब कमेंट करके आप जरूर बताइए कि और कौन से टॉपिक्स पर हम वीडियो बना सकते हैं आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।